नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? उत्तर, ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो नंबर 1 प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। नंबर 2, जो आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 3, भंडार तथा परिवहन में आसान हो। नंबर 4, वह सस्ता हो। नंबर 5, जलने पर प्रदूषण न फैलाए। प्रश्न नंबर 2, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर, उत्तम ईंधन में निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो। नंबर 2, यह आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो। नंबर 3, जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न न करे। नंबर 4, इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीय मान उच्च हो। प्रश्न नंबर 3, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? उत्तर, हम एलपीजी गैस या विद्युत उपकरण का उपयोग करेंगे क्योंकि नंबर 1, इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। नंबर 2, इसके दहन से धुआं नहीं निकलता है। नंबर 3, यह आसानी से उपलब्ध है तथा इसका उपयोग सुगमतापूर्वक किसी भी समय किया जा सकता है। नंबर 4, यह सस्ता है तथा इसका भंडारण एक परिवहन आसानी से किया जा सकता है। नंबर 5, इससे वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं? उत्तर, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1, जीवाश्मी ईंधन बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं तथा इसके भंडार सीमित हैं। नंबर 2, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नंबर 3, जीवाश्मी ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के अम्लीय ऑक्साइड जैसे CO2, NO2, SO2 आदि गैसें मुक्त होती हैं जो अम्लीय वर्षा कराती हैं तथा जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। नंबर 4, अतिरिक्त CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। नंबर 5, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधित रोग होते हैं। प्रश्न नंबर 2, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? उत्तर, हम जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत हैं, अतः इन्हें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। पृथ्वी के गर्म में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद हैं। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहे तो यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के संकट से निपटने हेतु वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, हमारी सुविधा के लिए पवन तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? उत्तर, नंबर 1, किसी एक पवन चक्की द्वारा उत्पन्न विद्युत बहुत कम होती है जिसका व्यापारिक उपयोग नहीं हो सकता। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तथा इन्हें युक्ति कर दिया जाता है जिसके कारण प्राप्त कुल नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के तुल्य हो जाती हैं। नंबर 2, जल विद्युत उत्पन्न करने हेतु नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। बांध के ऊपर भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार पर पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्ण गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 1, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? क्यों? उत्तर, सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप और बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 2, महासागरों से प्राप्त हो सकने
वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की निम्न सीमाएं हैं। नंबर 1, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर से किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है, परंतु इस प्रकार के स्थान बहुत कम हैं जहां बांध बनाए जा सकते हैं। नंबर 2, तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगें अत्यंत प्रबल हो। नंबर 3, ऊर्जा संयमों के निर्माण की लागत बहुत अधिक है और इसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन की क्षमता का मान बहुत कम है। नंबर 4, समुद्र में या समुद्र के किनारे स्थित विद्युत ऊर्जा संयम के रखरखाव उच्च स्तरीय होनी चाहिए, अन्यथा इसके क्षरण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 3, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? उत्तर, पृथ्वी के अंदर गहराइयों में ताप परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ पिघलती चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। इस तप्त स्थलों से प्राप्त ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इसे पाइपों द्वारा भी बाहर निकाला जाता है तथा उच्च दाब पर निकली इस भाप से टरबाइनों को घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। प्रश्न नंबर 4, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? उत्तर, नाभिकीय ऊर्जा में निम्नलिखित महत्व होते हैं। नंबर 1, बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्ति होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के एक कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। नंबर 2, इससे किसी प्रकार का धुआं या हानिकारक गैसें नहीं निकलती जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। नंबर 3, यह ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है तथा इसके द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता का बड़ा भाग प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर, हाँ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा तथा जल ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होते हैं परंतु पूर्णतः नहीं। उदाहरण के लिए सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों का वास्तविक प्रचलन प्रदूषण मुक्त होता है परंतु इस युक्ति के संयोजन में पर्यावरण की क्षति होती है। प्रश्न नंबर 2, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर, हाँ, हाइड्रोजन सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन है क्योंकि हाइड्रोजन के दहन से केवल जल उत्पन्न होता है जबकि सीएनजी में उपस्थित मीथेन के दहन से CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 1, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। उत्तर, नवीनीकरण ऊर्जा के 2 स्रोत निम्न हैं। नंबर 1, सौर ऊर्जा एक अनवरत ऊर्जा स्रोत है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इनका भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। नंबर 2, जल विद्युत ऊर्जा सूर्य के ताप के कारण जल चक्र सदैव चलता रहता है जिससे विद्युत संयमों के जलाशय में जल पुनः भर जाते हैं अतः यह एक सदैव चलने वाली अक्षय ऊर्जा स्रोत है। साथ ही उपयुक्त दोनों ऊर्जा स्रोतों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप पर्याप्त मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। उत्तर, कोयला और पेट्रोलियम 2 पर्याप्त ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। यह दोनों जीवाश्मी ईंधन हैं जो करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा केवल सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत हैं जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है। यदि इसी तरह इसका उपयोग करते रहेंगे तो इसके भंडार शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन
नहीं कर सकते। ए धूप वाले दिन, बी बादलों वाले दिन, सी गर्म दिन, डी पवन वायु वाले दिन। उत्तर डी बादलों वाले दिन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। सी नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 3, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है? ए भूतापीय, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी जीव मात्रा। उत्तर सी नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। उत्तर जीवाश्मी ईंधन। सौर ऊर्जा। जीवाश्मी ईंधन नंबर 1 यह ऊर्जा के अनवीनीकरणीय तथा समाप्त स्रोत हैं। नंबर 2 इससे प्रदूषण फैलता है तथा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। नंबर 3 यह महंगे होते हैं तथा इसका निष्करण कठिन होता है। नंबर 4 इसका भंडार सीमित है। सौर ऊर्जा नंबर की यह ऊर्जा के नवीनीकरणीय तथा असमान स्रोत हैं। नंबर 2 इससे प्रदूषण नहीं होता तथा पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। नंबर 3 यह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध है। नंबर 4 यह एक चिरस्थायी एवं अच्छे स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 5, जीव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। उत्तर जीव मात्रा। जल विद्युत। जीव मात्रा नंबर 1 इससे प्रदूषण होता है। नंबर 2 इसके जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है तथा इन्हें जलाने पर धुआं निकलता है। नंबर 3 इनमें फसलों के कटने के बाद बचे अपशिष्ट, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल आदि को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 जैव गैस बायोगैस प्लांट का निर्माण सस्ती तथा घरेलू एवं छोटे आकार का है जो एक या कुछ घरों के लिए पर्याप्त है। नंबर 5 यह अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का अच्छा उपाय है जो खाद्य तथा ईंधन दोनों के लिए सहायक होता है। जल विद्युत नंबर 1 इससे प्रदूषण नहीं होता है। नंबर 2 इससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा स्वच्छ होते हैं। नंबर 3 इसमें बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा तथा किसी ऊंचाई जैसे बांध, डैम में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नंबर 4 इसके प्लांट का निर्माण महंगे तथा इससे उत्पन्न विद्युत ऊर्जा अत्यधिक होती है जिसका आकार भेद होता है जिसे कहीं भी ले जा सकता है। नंबर 5 यह एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। नंबर ए पौने, बी तरंगे, सी ज्वार भाटा। उत्तर ए पवन ऊर्जा की सीमाएं। नंबर 1 इनके संयम केवल उसी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां ज़्यादातर साल भर तीव्र हवा चलती हैं। नंबर 2 पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए विशाल भूखंडन तथा अत्यधिक प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है। नंबर 3 टरबाइनों की गति बनाए रखने के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 km/h से अधिक होनी चाहिए, किलोमीटर आवर्स से अधिक होनी चाहिए। नंबर 4 इसके रखरखाव उच्च स्तरीय होना चाहिए क्योंकि पवन चक्कियाँ धूप, वर्षा आदि से प्रभावित हो सकती हैं। नंबर 5 इनकी दक्षता कम होती है। बी तरंग ऊर्जा की सीमाएं। नंबर 1 तरंग ऊर्जा का सिर्फ वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगे बहुत प्रबल हों। नंबर 2 प्रारंभिक लागत, रखरखाव का खर्च अधिक है तथा तकनीकी दृष्टि से कठिन भी है। नंबर 3 इससे लगातार एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। नंबर 4 इसकी दक्षता निम्न होती है। सी ज्वार भाटा। नंबर 1 ज्वारीय ऊर्जा का दोहन हम सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके कर सकते हैं। ऐसे बांध सिर्फ सीमित स्थानों पर ही बनाए जा सकते हैं। नंबर 2 इसकी दक्षता बहुत निम्न है। नंबर 3 इसके प्लांट की लागत अधिक है। नंबर 4 ज्वार आने की प्रवृत्ति कम है अतः इस ऊर्जा का प्रयोग सीमित है। प्रश्न नंबर 7 ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे?
ए नवीनीकरणीय अथवा अनवीनीकरणीय, बी समाप्त तथा अक्षय क्या, सी तथा डी के विकल्प समान हैं। उत्तर ए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका प्रयोग बार बार करने के बाद भी स्रोत में कमी नहीं आए, वे पुनः प्राप्त हो जाते हैं तथा इसका भंडार अच्छे रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। बी ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत वे हैं जिनको एक बार प्रयुक्त कर लेने पर पुनः तुरंत नहीं बनाया जा सकता, इसे बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अर्थात यदि इसी प्रकार तथा इसी दर से प्रयोग किया जाए तो यह संभावना है कि निकट भविष्य में कभी भी इसके भंडार समाप्त हो सकते हैं। ऐसे स्रोत जे खत्म हो सकते हैं समाप्त स्रोत कहलाते हैं, जैसे जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अतः ए और बी के विकल्प समाप्त हैं, क्योंकि ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत अच्छे हैं परंतु अनवीनीकरणीय स्रोत समाप्त स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? उत्तर एक आदर्श स्रोत में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, उस ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा प्राप्त करने की सरलता हो। नंबर 2, उस ऊर्जा स्रोत में से ऊर्जा प्राप्त करना सस्ता हो। नंबर 3, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का भंडार और परिवहन आसानी से किया जा सके। नंबर 4, इसका उच्च ऊष्मीय मान तथा उपयुक्त ज्वलन ताप होनी चाहिए। नंबर 5, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की दक्षता उच्च होनी चाहिए। नंबर 6, इससे पर्यावरण को क्षति नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो। प्रश्न नंबर 9, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? उत्तर सौर कुकर के लाभ। नंबर 1, सौर कुकर के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। नंबर 2, इसमें ईंधन की लागत शून्य है। नंबर 3, खाना बनाने के बाद राख या अपशिष्ट नहीं बनता है। नंबर 4, भोजन का पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है। नंबर 5, ये सस्ता है एवं इसका इस्तेमाल भी सरल है। नंबर 6, सौर कुकर में यह समय में 4 खाद्य पदार्थ पकाए जा सकते हैं। नंबर 7, इसके रखरखाव पर कोई लागत नहीं आती। सौर कुकर की सीमाएं। नंबर 1, सौर कुकर द्वारा रात के समय भोजन नहीं पकाया जा सकता। नंबर 2, खराब मौसम में सौर कुकर में भोजन नहीं पकाया जा सकता है। नंबर 3, इसमें खाना बनाने की प्रक्रिया धीमी है। नंबर 4, यह हर प्रकार के भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 5, सिर्फ तेज़ धूप में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। नंबर 6, अधिक उच्च ताप पर खाना बनाना जैसे तलना इत्यादि संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 10, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। उत्तर ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति ज़्यादातर जीवाश्म ईंधनों, कोयला और पेट्रोलियम द्वारा पूरी की जाती है, परंतु यह स्रोत अनवीनीकरणीय एवं समाप्त है। इसके दहन से वायुमंडल में प्रदूषण होता है। SO2, NO2 आदि गैसें मुक्त होती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण जल तथा मृदा के संसाधन प्रभावित होते हैं। इमारतों, लोहे की वस्तुओं, पुल इत्यादि को संरक्षित कर देते हैं। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है तथा हिम के पिघलने पर समुद्र तल बढ़ता है। समुद्री तट पर स्थित क्षेत्र तथा टापुओं के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। वायुमंडल में कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन से अवांछनीय कण जैसे सीसा, धूल कण इत्यादि बढ़ जाते हैं। इस तरह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नष्ट हो जाने का भय होता है। ऊर्जा की खपत कम करने के उपाय। नंबर 1, नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उपयोग अधिक से अधिक करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। नंबर 2, कोयले के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का प्रयोग करना। नंबर 3, विद्युत उपकरणों को अनावश्यक रूप से नहीं
चलाना चाहिए। नंबर 4, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करना। नंबर 5, वाहनों में सीएनजी का प्रयोग करना। नंबर 6, रेड लाइटों पर इंजन बंद कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।